इतना कह अपने असिस्टेंट को कॉल लगा वैभव उसे उसके कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट शौर्य का इन्फॉर्मेशन लाने को कहा। वैभव अब तक शौर्य का नाम भूला नहीं था। शौर्य ऐसा था ही कोई एक बार देखे तो उसे भूल ही ना पाए। कुछ वक्त के बाद पंछी को होश आ गया था। पंछी के होश में आते ही कुसुम अपने सवालों का पुल बांधना शुरू कर दी। तुम वहां क्यों गई थी और तुमने कुछ खाया क्यों नहीं था? बात क्या है पंछी? बिना रुके कुसुम सवाल किए जा रही थी। तभी वैभव पंछी के परेशानी से भरे चेहरे को देख कुसुम के कंधे पर अपना हाथ रख बोला, कुसुम घर जाकर पूछना, अभी तो होश आया ही है तुम्हारी बेटी को। ये सुन कुसुम शांत हो गई। फिर तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। वैभव अपने कार में ही दोनों को उसके घर ड्रॉप कर दे रहा था। वहीं दूर से ये सब देख रहा शौर्य उसका माथा टनका हुआ था वैभव देशमुख पर। वो गुस्से में चिड़चिड़े आवाज में बोला, ये मिस्टर देशमुख अब भी कुसुम के पीछे पड़े हुए हैं। शर्म नहीं आता है इसे ऐसे किसी लड़की के पीछे पड़ने में? शौर्य के कहे शब्द सुन मिहिर अपने मन में ही बोला, आप भी तो मिस्टर देशमुख के जैसा ही है। आप पंछी के पीछे पड़े हुए हैं और वो उसकी माँ के पीछे। बेचारी माँ बेटी दोनों शैतानों के बीच में फंसी हुई है। मिहिर अपने मन में ही ये सब कह सकता था। महेश ने भी कार स्टार्ट कर दिया और मिस्टर देशमुख के कार के पीछे चल पड़े। कुछ ही वक्त के बाद पंछी का घर आ गया। कुसुम पंछी दोनों कार से बाहर आ गए। उनके साथ वैभव भी कार से बाहर आ गया और दोनों के साथ जाने लगा। तभी कुसुम बोल पड़ी, तुम क्यों आ रहे हो? अपनी आंखों को रोल करते हुए वैभव बोल पड़ा, कितनी हटलेस हो तुम। वैभव देशमुख खुद तुम्हारी हेल्प किया और तुम उसे थैंक यू बोल उसे अंदर बुला। चाय नाश्ता पूछने की जगह ये बोल रही हो, तुम क्यों आ रहे हो? तभी पंछी बोल पड़ी, मम्मा ये वही है जो आपको परेशान करते, आप इनके वजह से ही परेशान रहती हो। पंछी का बात सुन वैभव का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ तो थी ही कैंची जैसी, बेटी भी वैसी ही है। ये सुन वैभव कुसुम को तीखा नजर से देख बोला, अपनी बेटी को भी अपनी जैसी बनाकर रखी हो? कुसुम घूरकर उसे देखी फिर अपनी बेटी से बोली, अब बहुत बोल रही हो। जो पूछा उसका तो अब तक जवाब नहीं दी हो। ये सुन पंछी का चेहरा फिर लटक गया। तभी वैभव बोल पड़ा, कुसुम घर के अंदर चलो फिर पूछना। तीनों फिर घर के अंदर चले गए। पंछी अपने दोनों हाथ के उंगली को मिला अपने सिर को झुकाए खड़ी थी। वही कुसुम उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। तभी पंछी डरते हुए आवाज में बोली, पापा का मैसेज आया था। पंछी के बातों को सुन कुसुम और वैभव दोनों हैरानी से उसे देखे। तभी पंछी अपना फोन निकाल मैसेज दिखाने को थी पर फोन से मैसेज गायब हो चुका था। ये देख पंछी हर जगह मैसेज ढूंढने लगी, उसे नहीं मिला तो वो अपने हैरानी से भरे आवाज में घबराए हुए बोली, पापा ने मुझे मैसेज किया था, पता नहीं अब मिल क्यों नहीं रहा है। कुसुम गुस्से में उसके हाथ से फोन ले जमीन पर फेंक बोली, पंछी पापा मर चुके हैं, वो मैसेज नहीं कर सकते हैं। अपनी माँ के गुस्से से भरी बातों को सुन पंछी रोते हुए बोली, पापा ने मैसेज किया था मम्मा, वो मुझे अपनी बहादुर बेटी कहते थे ना, मैसेज में भी वो लिखा था, उन्होंने कहा था मैं किसी को ना बताऊं और बस उनसे मिलने आ जाओ। कुसुम गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, पंछी किसी का भी मैसेज आएगा और तुम चली जाओगी मिलने? ये सुन पंछी रोते हुए बोली, किसी का नहीं मम्मा, पापा का था। वैभव बस खड़े हो देखे जा रहा था। वही कुसुम गुस्से में पंछी के गाल पर एक चांटा खींच कर लगा, बोली, पापा नहीं हो सकते हैं, पापा मर चुके हैं, वो अब कभी वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे ही कुसुम ने अपनी बेटी को मारते हुए कहा, वैभव बोल पड़ा, कुसुम बच्ची है ये। तभी पंछी रोते हुए अपने धीमे आवाज में बोली, छुटकू भी तो मर गई थी ना, पर वो तो वापस आ गई, फिर पापा क्यों नहीं? ये सुन कुसुम उसे एक और चांटा लगाने वाली थी पर वैभव उसके हाथ को पकड़ बोला, कुसुम इनफ, बच्ची है वो। वही पंछी कमरे के अंदर भागकर चली गई। तभी कुसुम रोते हुए बोली, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, मैंने उससे झूठ कहा था ताकि वो छुटकू को दफना दे। वही दूसरी तरफ पंछी के घर के बाहर कुछ दूरी पर अपने कार में बैठा शौर्य वैभव के घर से जाने का वेट कर रहा था ताकि कोई बहाना से वो घर के अंदर जा पंछी को देख सके। पर वैभव को उसकी पंछी के घर घुसा, वो भी इतने देर तक रुका है ये देख चिढ़ते हुए गुस्से में शौर्य बोला, ये आदमी तो बबल गम की तरह चिपक गया है कुसुम से, रास्कल। तभी मिहिर अपने मन में ही बोला, आप भी तो बबल गम की तरह चिपके रहते हो पंछी से, दोनों के हरकतें एक जैसे ही है, बिछड़े हुए भाई लगते हैं। ओह भाई नहीं कह सकता हूँ मैं, अगर फ्यूचर में कुसुम का उसके साथ कुछ हुआ तो ससुर ससुर दामाद एक जैसे। बेचारी पंछी कुसुम, अब तो मुझे दोनों के लिए दया आ रहा है। वही घर के अंदर कुसुम हॉल में ही सोफे पर बैठ रोते हुए बोली, कैसे समझाऊं मैं उसे, इतनी बड़ी हो गई है पर अब भी उसका बचपना गया नहीं है।
ये सुन वैभव कुसुम के सिर पर हाथ रख बोला, मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये सुन कुसुम अपने नम पलकों को उठा वैभव को देख बोली, क्या बात करोगे? जब उसे मेरा बात समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कैसे आएगा? जब कुसुम ने ये कहा तो वैभव बोला, एक बार कोशिश तो करने दो। ये सुन कुसुम ने भी उसे बात करने जाने दे दिया। तो वैभव कमरे के अंदर गया तो देखा पंछी बेड पर अपने गोद में बिल्ली को ले बैठी रोई जा रही है। तभी वैभव उसके पास जा बैठ गया तो बिल्ली पंछी के गोद से फुदक कर भाग गई। वही पंछी रोते हुए वैभव की तरफ देखी। तभी वैभव उसके आंखों से बहकर जो आंसू गाल में टिका था उसे पोंछ दिया तो पंछी उसके हाथ को झटक बोली, बैड अंकल, आप मुझे टच मत करो, आप मम्मा को परेशान करते हो ना। वैभव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैं आपकी मम्मा को परेशान नहीं करता हूँ, बस वो मुझे देखते ही परेशान हो जाती है। मैं क्या करूँ? देखी नहीं हो अपनी मम्मा का गुस्सा, अभी अभी ही तो इतना गुस्सा की। ये सुन पंछी अपने आंखों से बहता सारा आंसू पोंछ रोना बंद कर बोली, नहीं मम्मा गुस्सा नहीं होती है। पंछी जब कुछ गलती करती तो भी गुस्सा नहीं होती है, बस जब पंछी बहुत बड़ा वाला गलती करती है तभी मम्मा गुस्सा करती है। मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है। ये सुन वैभव मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा, आपकी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा और बेस्ट इंसान है। तो फिर आप अपनी मम्मा के बात को सुन क्यों नहीं रही हो? ये सुन पंछी अपने चेहरे को झुका बोली, मम्मा ने ही कहा था जब हम किसी को दफना देते हैं तो वो वापस आ जाते। जैसे मेरी छुटकू वापस आ गई, अब पापा भी वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझे सच में मैसेज किया था पर पता नहीं मैसेज कैसे गायब हो गया। ये सुन वैभव बोल पड़ा, बेटा मरे हुए लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आते हैं। वैभव के बातों को सुन पंछी अपने धीमे आवाज में बोली, ऐसा नहीं है, मेरी छुटकू तो अगले दिन ही आ गई थी और पापा के मरे हुए तो 5 साल हो गया है। ये सुन वैभव पूछ पड़ा, ये छुटकू कौन है? ये सुन पंछी बेड से उतर बेड के नीचे बैठी अपनी बिल्ली को खींच कर निकाल अपने होंठ में पकड़ वैभव के मुंह के सामने कर बोली, ये है छुटकू। ये सुन वैभव बिल्ली की तरफ देखा तो बिल्ली उसे गुस्से गुर्राई, मियाऊं। बिल्ली शौर्य की तरह वैभव को भी बिल्कुल पसंद नहीं की। वही पंछी अपने बात को कहने के बाद बिल्ली को जमीन पर छोड़ दी तो वैभव गहरी सांस ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो पंछी को कैसे समझाए। फिर कुछ सोचते हुए अपने पैकेट से पर्स निकाल उससे 2 का नोट निकाल बोला, बेटा ये दोनों नोट में क्या डिफरेंस है? ये सुन पंछी दोनों नोट को देख बोली, कोई डिफरेंस नहीं है बैड अंकल। वही दूसरी तरफ कुसुम दरवाजे के पास खड़ी हो देख रही थी वैभव उसकी बेटी को कैसे समझा रहा है। तभी वैभव आगे बोला, जैसे इस नोट में डिफरेंस नहीं है पर है तो दो एक जैसा दिखने वाला अलग नोट। वैसे ही जानवरों में भी होता है, बहुत से जानवर एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है। ये सुन पंछी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोते हुए बोली, मतलब मेरी छुटकू ये नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगी। मम्मा ने फिर क्यों कहा था दफनाने से सब वापस आ जाते हैं? ये सुन वैभव पंछी का हाथ पकड़ अपने पास ला उसके आंसू पोंछ बोला, बेटा मम्मा गलत नहीं बोली थी, दफनाने से लोग वापस आते हैं, पर बहुत लंबे वक्त के बाद, वो भी किसी और रूप में। ये सुनते ही पंछी का रोना बंद हो गया। वो अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी से वैभव को देखने लगी तो वैभव आगे प्यार से समझाया, इंसान का बॉडी मरता है, आत्मा नहीं। दफनाने के बाद आत्मा एक बॉडी से बाहर निकल दूसरे बॉडी में चला जाता है, फिर उसका नया लाइफ शुरू हो जाता है। ये सुन पंछी बोली, सच्ची बैड अंकल। वैभव ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो पंछी उदासी से बोली, मतलब पंछी अब अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगी? पंछी अपने पापा को बहुत मिस करती है बैड अंकल। मम्मा भी पापा को बहुत मिस करती है और बहुत रोती भी, बस पंछी को अपना आंसू नहीं दिखाती है। जब पंछी का बात कुसुम सुनी तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वो हॉल के तरफ चली गई। वही वैभव ये सुन गहरी सांस लिया, फिर अपने मन में ही बोला, कुसुम एक मौका दो बस, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की जिंदगी में राकेश की कमी को मैं पूरा कर दूंगा। अपने मन में ये कहने के बाद पंछी के गाल पर प्यार से हाथ फेर पूछा, अच्छा बताओ पंछी को खाने में क्या पसंद है? आज बैड अंकल आपको वो खिलाएंगे। ये सुन पंछी झट से बोली, पिज्जा, चॉकलेट आइसक्रीम और मम्मा का हाथ का बना सब कुछ। वैभव मुस्कुरा बोला, अब मम्मा से खाना तो नहीं बनवा सकता हूँ, वो अभी इतने गुस्से में है कि वो मुझे ही खाना समझ खा जाएगी। ये सुन गुस्से में पंछी उन्हें घूर कर देखते हुए बोली, मम्मा ऐसी नहीं है। वैभव उठ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आपकी मम्मा ऐसी नहीं है, मैं पिज्जा आइसक्रीम मंगवाता हूँ, तब तक जल्दी से जाकर अपनी मम्मा को मना लो, बहुत नाराज है वो अभी आपसे।
ये सुन पंछी हाँ बोल जाने को थी, पर फिर पीछे मुड़ बोली, आप बैड अंकल नहीं हो। ये बोल पंछी भाग गई अपनी मम्मा को मनाने के लिए। वही वैभव पंछी के बात पर मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाल अपने ड्राइवर को बोल, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, उसके साथ कुसुम के पसंद का कुछ डिश जो उसे पता था वो लाने का ऑर्डर दे दिया। वही पंछी अपनी माँ के पास जा अपने सिर को झुका बैठ गई और अपने मासूमियत से भरे आवाज में बोली, सॉरी मम्मा, पंछी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। जब पंछी ने ये कहा तो कुसुम उसके तरफ देख उसे अपने सीने से लगा बोली, सॉरी बेटा, मम्मा भी कभी हाथ नहीं उठाएगी। दोनों माँ बेटी का संगम चल ही रहा था कि तभी अपने फोन में बात करते हुए वैभव बाहर आ बात पूरा कर अपना फोन कट कर कुसुम से बोला, मुझे जाना होगा। ये सुन कुसुम उसके आंखों में देखने लगी। जब वैभव उसके नजरों को अपने नजर से मिलता देखा तो उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर एक जरूरी मीटिंग की वजह से अभी उसे इस वक्त मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ रहा था। कुसुम उसे देखते हुए बोली, थैंक यू वैभव। ये सुन वैभव हैरान था, वो आश्चर्य से भरा मुंह बना पूछा, क्या कहा तुमने, जरा फिर रिपीट करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। वैभव के नौटंकी को देख कुसुम अपना मुंह बना चिढ़ते हुए बोली, थैंक यू बोली, और जोर से चिल्लाकर बोलूं क्या। कुसुम का पहले वाला रूप देख वैभव मुस्कुराते हुए बोला, तुम पर थैंक यू सॉरी जैसा वर्ड सूट नहीं करता है, ये रूप सूट करता है। तभी डोर नॉक हुआ तो पंछी उठ खोलने चली गई। दरवाजे के सामने वैभव का ड्राइवर था। ड्राइवर खाने का डब्बा आगे बढ़ा दिया तो पंछी ले थैंक यू बोल उसे भी अंदर आने को बोली, पर ड्राइवर अंदर आने से साफ मना कर दिया। तो पंछी सब ले अंदर आ गई। इतना कुछ खाने का सामान देख कुसुम पूछ पड़ी, ये सब क्या है पंछी, और किसने मंगवाया है। बैड अंकल ने। ये सुन कुसुम बोल पड़ी, बिल कहाँ है। पंछी को तो कोई बिल नहीं दिया गया था, अंकल ने तो बिल दिया ही नहीं। तभी वैभव बोल पड़ा, क्या तुम बिल को खाना चाहती हो। ये कह वो हंसने लगा तो कुसुम उसे देख बोली, नहीं बस तुम्हारा पैसा लौटाना चाहती हूँ। ये सुन वैभव के चेहरे से मुस्कान चला गया। वो फीकी मुस्कान के साथ बोला, कुसुम इसकी जरूरत नहीं है। ये सुन कुसुम बोल पड़ी, सॉरी वैभव, पर अगर तुम पैसे नहीं लिए तो ये सब तुम अपने साथ लेकर जाओ। ये सुन गहरी सांस ले वैभव बोला, बहुत जिद्दी हो तुम, पर पैसे के बदले बस मुझे कभी अपने हाथ का बना खाना खिला देना, कभी किसी अपने के हाथ का बना खाना नहीं खाया हूँ। इतना कह वैभव बाहर जाने लगा। वही कुसुम उसे दरवाजे तक छोड़ दी। तभी वैभव अपने कार में बैठने से पहले आखिरी बार कुसुम के तरफ देखा, फिर कार के अंदर जा बैठ उसे ही देखता रहा। वैभव के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। वैभव को जाता देख शौर्य बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसका कार पंछी के घर से दूर चला गया, शौर्य महेश मिहिर दोनों से बोल पड़ा, तुम दोनों ऑटो लेकर चले जाओ। मिहिर अपना मुंह बना शौर्य को देखा। मिहिर को याद भी नहीं आखिरी बार वो ऑटो में कब चढ़ा था। वो अपने मन में ही बोला, बॉस एक दिन अपनी पंछी के चक्कर में मेरी जान ले लेंगे। इतना कह अपना मुंह बना नीचे उतर गया। वही शौर्य कार से बाहर जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर पंछी के घर के पास जाने लगा। वही बेचारे मिहिर को महेश के साथ आधा रास्ता पैदल चलते हुए जाना पड़ रहा था। अगर इस खाली रास्ते के सफर में उसका विवेक होता तो वो खुशी खुशी ये रास्ता चलकर बीता लेता, पर विवेक की जगह पर है भी तो कौन। महेश इस बात से मिहिर को और भी ज्यादा चिढ़ हो रहा था। दूसरी तरफ शौर्य कार पंछी के घर से पास रोक कार से बाहर निकल पंछी के घर का दरवाजा नॉक किया तो कुसुम दरवाजा खोल दी। जब कुसुम ने मानव सर को देखा तो मुस्कुराते हुए पूछी, सर आप अभी यहाँ। ये सुन शौर्य अपने आप को जितना अच्छा पोलाइट प्यारा इंसान बनाकर बोल सकता था उतना प्यारा बन बोला, मैं आज हॉस्पिटल गया था, तभी मैं आपको और पंछी को हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखा तो बस देखने आ गया, सब ठीक है कि नहीं। ये सुन मुस्कुराते हुए कुसुम बोली, सब ठीक है, बस पंछी का तबीयत थोड़ा खराब था, अंदर आए। ये सुन शौर्य कुसुम के साथ फिर अंदर आ गया। पंछी आराम से पिज्जा खाते हुए कार्टून देख रही थी। उसे तो होश ही नहीं था कि कौन आया है। तभी कुसुम बोल पड़ी, पंछी तुम्हारे टीचर आए हैं। ये सुन पंछी अपने चेहरे को मोड़ देखी। अपने सामने मानव को देख उसके होंठों पर बड़ा सा मुस्कान छा गया। तभी कुसुम शौर्य को बैठने का बोल दी। वही दूसरी तरफ आधे रास्ते से ही वैभव को लौट कुसुम के घर वापस आना पड़ रहा था, क्योंकि कुसुम का बस उसके कार में ही छूट गया था। तो बस वैभव आखिर में मीटिंग कैंसिल कर कुसुम के पास वापस लौटने लगा। वैसे भी आज जो उसने कुसुम के आंखों में अपने लिए देखा था वो उसे फिर देखना था। वो कुसुम के घर के पास पहुंचने ही वाला था। वही कुसुम शौर्य के लिए चाय बनाने चली गई और पंछी शौर्य अभी हॉल में अकेले थे। तो शौर्य पंछी की तरफ देख पूछा, क्या हुआ था तुम्हें।
अपने मानव सर के सवाल का जवाब पंछी उदासी से दी। मुझे मैसेज आया था पापा का, वो मुझे वहां मिलने बुलाए थे, पर मैं वहां जाते ही बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो मैं मम्मा को बताई। फिर वो मैसेज अपने फोन में ढूंढने लगी, पर वो मैसेज मेरे फोन से गायब हो चुका था। फिर मम्मा ने कहा पापा नहीं हो सकते हैं। मम्मा तो बहुत गुस्सा की थी मुझ पर बैड अंकल फिर मुझे समझाए मरे हुए लोग बहुत लंबे वक्त के बाद आते हैं, वो भी दूसरा रूप लेकर। तब मैं मम्मा के बातों को समझी, वो पापा नहीं हो सकते हैं। ये सुन शौर्य पूछ पड़ा, ये बैड अंकल कौन है? पंछी को उनका नाम नहीं पता था। वो बोल पड़ी, नाम नहीं पता मुझे, बस वो मम्मा को परेशान करते इसलिए मैं उनका नाम बैड अंकल रख दी। ये सुन शौर्य मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, सूट करता है उस पर। अपने मन में ये कह शौर्य पंछी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेर प्यार से बोला, पंछी ऐसे किसी मैसेज पर तुम भरोसा मत करना और सबसे पहले मुझे बताना। ओके, अब अपना फोन लाओ। ये सुन पंछी अपने चेहरे को लटका जमीन में पड़ा फोन के तरफ इशारा कर बोली, मम्मा ने फोन तोड़ दिया, अब मुझे नहीं लगता मम्मा मुझे फोन देगी। पंछी ने बड़े मासूमियत से बोला तो शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेर बोला, ऐसी हरकतें करोगी तो यही होगा ना। वही दूसरी तरफ वैभव घर का दरवाजा खुला देख बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आ गया। वो हॉल की तरफ आने लगा। वही शौर्य पंछी को अपने करीब कर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। ये सीन वैभव ने देख लिया। वही शौर्य का नजर जा वैभव पर पड़ा तो वो पंछी को छोड़ दिया। वही वैभव अंदर आने लगा। कदमों का आवाज सुन पंछी मुड़ देखी। वैभव को देख पंछी मुस्कुराते हुए बोली, ये है बैड अंकल। शौर्य वैभव एक दूसरे को देखने लगे। तभी पंछी बोल पड़ी, मैं मम्मा को बताकर आती हूँ, बैड अंकल फिर आ गए हैं, मम्मा आपके लिए भी चाय बनाएगी। इतना कह भागकर वो चली गई। वही वैभव पंछी के जाते ही बोला, मुझे पता है तुम शौर्य हो, वही शौर्य जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ते थे। ये सुन शौर्य कुछ कहता इससे पहले कि कुसुम चाय लेकर आ गई। कुसुम ने अपने और शौर्य के लिए चाय बनाया था, पर वो चाय वो बाहर वैभव के लिए लेकर आ गई। कुसुमा चाय मानव के तरफ बढ़ा दी, फिर वैभव के तरफ बढ़ा बोली, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ये सुन चाय ले वैभव शौर्य के बगल में ही बैठ चाय पीने लगा। तभी कुसुम पूछ पड़ी, तुम तो चले गए थे फिर? इतना ही कुसुम कही थी कि तभी अपने दूसरे हाथ में पकड़ा बैग आगे बढ़ा। वैभव बोला, तुम्हारा पर्स मेरे कार में छूट गया था, इसे ही लौटाने आ हूँ। घर का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था शौर्य वैभव के वजह से। शौर्य चाय पीते हुए ही अपने हाथ के रिंग को गोल गोल घुमा रहा था। वही वैभव चाय पीते हुए शौर्य के आंखों को देख अपने मन में ही बोला, बस आंखों का रंग अलग है, बाकी सब कुछ शौर्य की तरह ही है। ये हो ना हो शौर्य ही है, नहीं तो अब तक कुछ कह चुका होता। वो अपने मन में ये सोच रहा था। वही पंछी अपना टूटा फोन उठाने गई तो कुसुम बोल पड़ी, मैं उसे बनवा दूंगी, उसे टेबल पर जा रख दो। ये सुन शौर्य बोल बड़ा, मिसेज मेहरा, मेरा एक दोस्त है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम ही करता है, मैं उसे दे दूंगा। ये सुन कुसुम ठीक है बोल दी। शौर्य तो बस उस मैसेज करने वाले का पता लगाना चाहता था। फोन ले शौर्य अपना चाय खत्म कर उठ जाने को था, तभी पंछी बोल पड़ी, मानव सर आप जा रहे हैं? ये नाम सुनते ही वैभव अपना चाय खत्म कर बोला, मानव सर। सर को वैभव लंबा खींचते हुए आगे बोला, आप पंछी के ट्यूशन टीचर हो? तभी कुसुम बोल पड़ी, नहीं स्कूल टीचर, बहुत बार इन्होंने पंछी का हेल्प किया है। ये सुन वैभव भी उठ बोला, मुझे भी जाना चाहिए। शौर्य वैभव दोनों फिर साथ बाहर आए। दोनों के बाहर जाने के बाद कुसुम दरवाजा बंद कर दी। शौर्य अपने कार में जा बैठता इससे पहले ही वैभव उसके पास आ बोला, मतलब आप शौर्य नहीं हो? यस। शौर्य ने बस इतना ही कहा तो वैभव आगे बोला, पर सिर्फ टीचर भी नहीं लगते हो, देखो पंछी बहुत छोटी है, तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं और ये तुम्हारे करियर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सुन कोल्ड मुस्कान के साथ उसे देखते हुए शौर्य बोला, आपका भी एज हो चुका है, इस एज में ऐसे मिसेस मेहरा के पीछे पड़ना सही नहीं है। इतना कह वो जाने को था, तभी वैभव बोल पड़ा, तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, कोई आम स्कूल टीचर मेरे बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता है, आखिर हो कौन तुम? एक कोल्ड मुस्कान के साथ शौर्य बोला, आपकी फितरत को देख बस गैस किया। ये सुन वैभव गुस्से में उसे देख बोला, मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा सकता हूँ और तो और अगर पंछी से दूरी बनाकर नहीं रखे तो कुसुम को भी मैं बता दूंगा ताकि वो तुम्हें घर के अंदर तक आने ना दे। ये सुन शौर्य अपने हाथ का मुट्ठी बना बोला, मिस्टर देशमुख, अगर मिसेज मेहरा को पता चलेगा आपका बड़ा सा एम्पायर इनलीगल बिजनेस के थ्रू ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। वैसे भी मिसेज मेहरा को इनलीगल चीजों से नफरत है। ये शौर्य हो या मानव जो भी हो मेरे बारे में सब जानता है। ये देख वो बोल पड़ा, फाइन,
मुझे पता है तुम भी मानव नहीं हो शौर्य हो, बस मुझे इतना जानना तारा के साथ क्या हुआ है। देखो हम दोनों राइवल की जगह दोस्त बन जाए तो दोनों के लिए इजी होगा। मुझे तुम्हारा सच्चाई पता है, तुम्हें मेरा। ये सुन शौर्य थोड़े देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोल पड़ा, फाइन। शौर्य ने बस एक शब्द कहा तो वैभव पूछ पड़ा, वैसे तारा कहाँ है? और मुझे तुम्हारे आंखों में तारा के लिए प्यार दिखा था, फिर पंछी। इतना कह वैभव रुक गया, तभी शौर्य बोल पड़ा, तारा अब इस दुनिया में नहीं है। पंछी बिल्कुल तारा की तरह दिखती है, तो बस उसे कोई हार्म ना करे, इसलिए मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो इसके लिए मैं टीचर बन उसके स्कूल में चला गया। शौर्य स्कूल टीचर बन इसलिए नहीं गया था कि वो पंछी को प्रोटेक्ट कर सके, वो तो बस अपने मकसद के लिए टीचर बन गया था। पर जब वो स्कूल में एंटर किया तो पंछी से जा टकरा गया। उसे देखते हुए शौर्य खो सा गया था। फिर उसे पता चला जिस लड़की के लिए वो कॉलेज आया है वो पंछी ही है, जो बिल्कुल तारा की तरह दिखती है। फिर उसका मिशन चाहे फ्लॉप हो जाए, पर पंछी को पाने का जुनून उसके अंदर सवार हो गया। शौर्य का बात सुन वैभव के चेहरे पर उदासी छा गया। तभी वो उदास स्वर में पूछा, मतलब तुम पंछी से प्यार इसलिए करते हो क्योंकि वो तारा की तरह दिखती है? शौर्य अपने चेहरे को ना में हिला बोला, पहले उसके तरफ अट्रैक्ट इसलिए ही हुआ था क्योंकि वो तारा की तरह दिखती थी, पर जब पंछी ने मुझे प्रपोज किया और जो कहा उसने वो मेरे दिल को छू गया, और उसका क्यूट के साथ साथ बोल्ड रूप देखा तो मैं उससे प्यार करने लगा। वो तारा से बहुत अलग है, इनफैक्ट तारा के चेहरे के अलावा एक क्वालिटी भी तारा की तरह नहीं है। वो शांत रहने वाली लड़की थी, पर पंछी का मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए बहुत कुछ था शौर्य के पास, पर वो वैभव को नहीं बताना चाहता था। तभी वैभव बोल पड़ा, तारा के साथ क्या हुआ था? गहरी सांस भरते हुए शौर्य बोला, उसके बाप ने जिस गैंग के पास तारा को बेचा था वो लोग। इससे आगे शौर्य के पास कहने का हिम्मत नहीं था। वही वैभव समझ गया हुआ क्या होगा, पर अब वो कुसुम को क्या बताएगा? पहले ही अपनी बहन के जाने का गम वो भूल नहीं पाई है, अब तारा भी। तभी शौर्य पूछ पड़ा, वैसे आप तारा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अपने ख्यालों में गुम हो जवाब दिया वैभव, ताकि कुसुम माफ कर दे। ये सुन शौर्य उसे हैरानी से भरे नजरों से देखने लगा। तभी अपने सेंस में आ वैभव बोला, कुसुम को मैंने उसकी बहन के मरने का बात बताया था, तो वो बस तारा को ढूंढ अपने पास रखना चाहती थी। वो अपनी बहन और तारा से बहुत प्यार करती है। शौर्य को ये बात पता था। वो गहरी सांस ले बोला, मिसेज मेहरा को अभी तारा के बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है, नहीं तो वो पंछी पर और रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, और पंछी उड़ना चाहती है। मैं नहीं चाहता उसकी उड़ान किसी के वजह से भी खत्म हो जाए। मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर उसे कभी कैद नहीं होने दूंगा। शौर्य के दिल में पंछी के लिए इतना प्यार देख वैभव को अच्छा लगा। पर वैभव क्या करेगा अब? वो कुसुम को बता भी नहीं सकता, और उसने ये कह भी दिया था, जब वो तारा का पता लगा लेगा तो ही उसके पास आएगा। वैभव को सोच में देख शौर्य बोल पड़ा, हो गया हो तो मैं जाऊं? ये सुन वैभव पूछ पड़ा, वैसे तुम हो कौन? बहुत पावरफुल फैमिली से लगते हो, पर तुम्हारा नाम मैंने कभी किसी रिच खानदान में नहीं सुना है, ऊपर से तुम्हारा डिटेल भी बहुत आम परिवार का है। ये सुन शौर्य अपने कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, जो आपके जानने के लायक था वो आपको पता चल गया है, और मैं हूँ कौन ये बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह वो कार के अंदर जा बैठ गया। तो दूसरी तरफ वैभव भी अपने कार के अंदर जा बैठ अपने मन में ही बोला, पता तो लगा कर रहूंगा आखिर तुम हो कौन, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में इतना कुछ जानता हो और मैं उसके बारे में कुछ भी ना जानता हूँ। अपने बात को वो मन में कह रहा था, वही ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया और शौर्य रफ्तार से अपने कार को चलाता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ मिहिर विवेक के घर का डोरबेल बजाया। तभी ईशानी सोचते हुए आने लगी, आखिर रात को कौन आया होगा। वही विवेक भी अपने रूम से बाहर निकल गया। डोरबेल का आवाज सुन अभी अभी वो रात का सावर ही लिया था। ईशानी दरवाजा जा खोल दी। सामने मिहिर को खड़ा देख बोली, मिहिर भैया आप। मिहिर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर एक बैग उसके तरफ बढ़ा, बोला तुम्हारे लिए। ईशानी बैग ले खोली। बैग के अंदर ढेर सारे बुक साथ ही चॉकलेट थे। ये देख ईशानी के चेहरे पर मुस्कान छा गया तो मिहिर बोल पड़ा, नीट का तैयारी करने के लिए ये बुक परफेक्ट है। ईशानी बहुत खुश थी। चॉकलेट और बुक देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मिहिर भैया, मुझे बुक्स का जरूरत था और चॉकलेट्स तो मेरा फेवरेट है। इतना कह वो आगे झट से बोल पड़ी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। ये सुन वो अंदर कदम रखा ही था कि तभी उसने देखा विवेक का बाल गीला है। वही विवेक का चेहरा लाल हो चुका था। मिहिर को देखते ही
मिहिर अंदर आ विवेक के पास जा बोला, तुम 2 साल के बच्चे हो क्या जो मुझे बताना पड़ेगा? बालों को सुखाना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। ये सुन ईशानी बोल पड़ी, ये तो भैया का पुराना आदत है, नहाकर निकलते और अपने बालों को भी नहीं सुखाते और तो और ऐसे ही गीले बालों में भी सो जाते हैं। विवेक अपनी बहन को घूर कर देख बोला, जाओ जाकर सो जाओ या फिर पढ़ाई करो। ये सुन मुंह बना ईशानी चली गई। तभी मिहिर उसके करीब आने लगा तो विवेक उसे देख गहरी सांसें लेते हुए बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो? इतना कहते हुए विवेक का कदम पीछे होते जा रहा था, तभी मिहिर उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर बोला, केयरलेस इंसान। इतना कह उसे अपने साथ विवेक के रूम में चला गया और कबर्ड से तौलिया निकाल उसके पास आ उसके भीगे बालों को सुखाने लगा। विवेक का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। विवेक गहरी सांसें लेने लगा था। तभी मिहिर उसके बालों को पोंछना बंद कर उसके चेहरे को उठाया तो देखा उसका चेहरा ब्लश कर रहा है। ये देख वो उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडेक्टिवली फेरते हुए उसके कान के पास जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, ऐसे ब्लश करोगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अभी मुझे बहुत भूख भी लगा है, खाना ले आओ मेरे लिए या फिर मैं तुम्हें रात भर स्वाद लेते हुए खाऊंगा। ये सुन विवेक का कान भी लाल हो गया। वो मिहिर को खुद से दूर कर भागते हुए किचन गया मिहिर के लिए खाना लाने। वही विवेक को ऐसे भागता देख मिहिर के चेहरे पर मुस्कान छा गया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।